We'll begin with Atul. You can start your speech. सदन में सबको मेरा प्रणाम. It took us 200,000 years to change from hunters to farmers and 100 more thousand years from farmers to industrial society. But this is 21st century. Here changes take place in minutes, seconds, hours. So is our program and policies, right? Average income of 54% of Indian people with constitute of 52% of farmer is 6,426 rupees. And average household loan of a farmer is 47,000 rupees. और अगर उस देश का प्रधानमंत्री ये बोलता है कि हम किसान की आय को दुगनी करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, तो मुझे उस प्रधानमंत्री पे गर्व है. 3 महीने हो गए कानून को पारित, 3 महीने बंद हो गई. कौन सी एमएसपी बंद हो गई, किसका नुकसान हो गया, और आंख बंद करके विरोध. आप फार्मेसी की दुकान पे जाते हैं तो फार्मेसी वाला आपका रेट तय करता है. आप होटल में जाते हैं तो होटल वाला आपके खाने की रेट तय करता है. तो एक किसान अपने उपज की रेट क्यों ना तय करे? 2003 से ऐसे कितने रिकमेंडेशंस, कितने रिपोर्ट, कितनी कमेटियां, और जहां तक कि 15 वित्त आयोग और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी ये कहा था कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूरी है. कहा गया जरूरत क्या थी देशव्यापक कानून की? देशव्यापक कानून की जरूरत क्या थी मित्रों? 2016-17 में मोदी जी ने मॉडल एपीएमसी लाया था. 16 राज्यों ने इस पर विचार किया, 13 राज्यों ने इस पर चर्चा भी नहीं की. तुष्टीकरण की राजनीति में कहीं हमारा किसान और शोषित ना हो जाए, इसलिए देशव्यापक कानून की जरूरत थी. कहा गया एमएसपी खत्म हो जाएगा. अरे 80 करोड़ भारतीय जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत जो 3 रुपए चावल और 2 रुपए गेहूं लेते हैं, जिसका भारत सरकार को 25 से 26 रुपया लागत पड़ता है, अगर सरकार एमएसपी पर नहीं कर देगी तो मोदी जी गुजरात से पैसा लाके भारत सरकार को देंगे कि क्या तर्क दिए जा रहे हैं? कहा गया किसान और कॉर्पोरेट का झगड़ा होगा तो किसान लाचार हो जाएगा, किसान का मजाक बन जाएगा. अरे किसान का मजाक तो उस दिन बन गया था जिस दिन आपने आलू से सोने निकालने की बात कहती थी. ये हम सब जानते हैं भारत की कोर्टों का केसेस का क्या हाल है. और इसी से बचाने के लिए भाई और बहनों 3 टायर डिस्प्यूट मैकेनिज्म आया. कहा गया कलेक्टर बिक जाएगा तो, अरे कलेक्टर बिक जाएगा तो अदर वे अराउंड है. अगर किसान को लगता है कि कलेक्टर बिक गया है तो वो उस पर सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट और हाई कोर्ट और जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में जाके केस अगेंस्ट कर सकता है डीसी के अगेंस्ट. अल्टरनेट है मित्रों, अल्टरनेट है. और हमारे न्यायपालिका का करोड़ों एग्जांपल है कि जहां पे डीसी और डीएम ने भ्रष्टाचार किया है, वहां भारत की न्यायपालिका ने उनका पुरजोर विरोध किया है और उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा है. जो भारत का संविधान एक प्रधानमंत्री से लेकर एक आम नागरिक तक को सजाए मौत, अगर दोषी पाए जाने पर सजाए मौत का प्रावधान करता है, वही भारत उस संविधान पे हमें गौरव. धन्यवाद अतुल, आपका समय यहाँ समाप्त हुआ. अतुल, आपका समय समाप्त हुआ. संजना, आर यू रेडी? Yeah, right. You can begin. Okay. Good morning, everyone. So I'll be speaking against the farm bills. Right. So I won't be going into the intricacies of it, the technicalities as to what the bill entails, because it's all over and I guess like everybody can see it. But the debate, the question here is it beneficial or is it harmful? See, basically a law is brought about, a bill is basically being passed, and it's not just a bill. It's actually an ordinance for now. An ordinance is something that is passed when the parliament sittings are not being held. Like, you know, it's purely, you can say that the government has taken the advantage of this corona situation and they have actually passed in the ordinances, and now, like, you know, as they are actually hustling over and the proceedings and kind of just walking over things now. Apart from that, the one thing that I'll be talking about, that how these laws are very, they actually challenge the nature of our democracy, the features of the democracy. I'm not saying these are unconstitutional or there is something bad about it, but although I would say that we have certain provisions which should be there in the law, but the major concern here is, are the farmers getting it? Like a change is being brought about, it will have its pros, it will have its cons, right? But here I am to tell you why I think the cons outweigh the pros as for now. So basically it's like the people knowing about it, people being aware, and a very small population knowing about it. So I would actually like to ask the proposition, like, how do they think they can actually go out and bring about this awareness where the farmer is illiterate? Nothing is being done about the awareness of the farmers. How these bills are not even considered for the parliamentary are not gone to the parliamentary committees for review in fear of dissent. So this is absolutely like undemocratic, ladies and gentlemen. I think we should kind of consider that whenever something is brought about, you need to take a
account of the stakeholders, and this is something that has been totally neglected, and this is totally wrong, which is why I think these farm laws, even if they have their technical things with it still has a certain provisions that needs to be there, and these are absolutely they're not actually empowering anybody. We see farmers on streets, they talk about that, how the prime minister should not talk about man ki baat, and he should be talking about kaam ki baat instead. So we need to talk about and look into what the situation of the farmers and their perception is and work towards it. Thank you. Okay. Thank you, Sanjana. Are you both ready for the rebuttal? Yeah. Yes, भैया, I'm ready. ready भैया. So, Sanjana, you can start the rebuttal. Okay, right. So I would actually like to ask my proposition that how do you think that these changes or this awareness will be brought about in our population, wherein the farmer is illiterate and he can be, taken an advantage even by these coming laws, which actually give advantage to the companies. So how will that awareness come in? पहली बात कि ये तीनों कानून कोई नए नहीं है. आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को छोड़ दें तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, पहले से मंडी के बाहर इनफॉर्मल किसान बेचते हैं, तो कुछ नया नहीं है. इसमें कोई ऐसी प्रावधान नहीं है जो नया है. ये ऑप्शनल है, आपको करना है कीजिए. और हमारे प्रधानमंत्री ने बार-बार लोकसभा और राज्यसभा के मंच से ये बात कहा है कि प्रोविजंस की चर्चाएं हो सकती है, पर आप एक तरफा जो कह दे रहे कि ये चीज ये गलत है, ये कहीं से भी सही नहीं है. Okay, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और आपने अपने स्पीच में कहा इट चैलेंजेस द डेमोक्रेसी. इसका अंतर समझाएंगे आप? चैलेंज द डेमोक्रेसी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है? Yeah, right. So basically, unconstitutional is that is not aligning with the constitution, that is not as per the constitution. So wherein we cannot challenge, of course, the constitution. Here we see that the laws are in par, but these are undemocratic, right? These are made for farmers. Undemocratic is actually lacks the feature of democracy. Undemocratic, ये अनडेमोक्रेटिक शब्द बहुत बड़ा शब्द है और मैं सदन की गरिमा को पवित्रता बोलना चाहूंगा कि आप इस शब्द का प्रयोग ना ही करें. अनडेमोक्रेटिक, भारत में क्या आप अनडेमोक्रेटिक शब्द का यूज क्यों नहीं हो सकता? Even if like we have why do we have protests? Because people feel it is undemocracy. We actually fight for it. The opposition is for it. नहीं, आपने कहा सरकार ने फायदा उठाया. कैसे सरकार ने फायदा उठाया, आप मुझे बताएंगी? The government took the advantage of the corona situation, wherein if this would have not been there, क्या सरकार के पास मैंडेट नहीं था? क्या सरकार के पास मैंडेट नहीं था? क्या सरकार के पास क्या सरकार के राज्यसभा में मैंडेट नहीं है? What I am talking about is the government has taken an advantage of the situation. Advantage किस तरह से advantage? क्या चीज का advantage? क्या चीज का advantage? Telling you, if आप advantage बताइए. सदन की गरिमा को बताइए एडवांटेज किस तरीके से. Right. अरे आपकी सरकार तो वो है कि कल मैंने लोकसभा में देखा कि बिल पास करते हुए एक आपके पंजाब के मंत्री हैं, वो सीधा सीधा बोल देते कि एपीएमसी हटाने की बात कही गई है. Right. कहाँ APMC? किस क्लॉज में लिखा हुआ है APMC? The APMC, right? MSP and APMC are not mentioned. That I agree, and that I agree that MSP won't be taken over. But APMC will eventually lose its sense, and that is for sure. Because if you're going to apply taxes outside, I have seen the examples of Maharashtra and how it is prevalent in Bihar. नहीं, आप रेफरेंस दीजिए. APMC खत्म हो जाएगा. क्यों खत्म हो जाएगा? रेफरेंस दीजिए. Right. That's what I'm telling you. Please allow me to answer, right? You did not even let me finish with the pandemic thing, right? So what I'm saying is that the government has actually put on taxes, right? It has actually made the region outside that the farmers can actually sell their produce outside, right? And they have made that tax free. Okay. Whereas when they sell at APMC, there is tax. So why won't the farmers and the consumer will be attracted to actually sell them from outside via different channels? And this is how APMC. So this is the thing that APMC will actually. This is how you think the competition will be increased, really? Exactly. This is how the. सुनिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मैं अपनी दादी के लिए हर महीने 5,000 का दवाई खरीदता हूँ और ऐसे 4 मोबाइल ऐप हैं जो मेरे पास हैं, जिसमें नेटमेट्स हो गया और कई ऐसे ऐप्स हैं.
Right. हर महीने के पहली तारीख को मुझे 30%, कोई मुझे 40%, कोई मुझे 50% तक का ऑफ देता है। तो क्यों नहीं ऐसा होगा कि जब बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो ऐसा क्यों नहीं होगा कि किसान को जो दाम मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा? आप उस तरीके से क्यों नहीं सोच रहे हैं? उस तरीके that is even happening now, don't you? Like we see on the platforms, we see the selling of organic fruits and vegetables. Exactly. We do see it now, but दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है? The problem is that the farmers are not actually getting their due. They are not getting the देश को गुमराह करने की जो रास्ते पे आप और आपकी सरकार the false narrative. Even if I say that there's a false narrative being painted, it's also because there is lack of awareness. Why don't we just quit the usage of jargons and tell our farmers in layman terms that this is what it means and this is how you would not be impacted, right? 2007 में कमेटी की रिपोर्ट आई थी और आपने 2013-14 में लाके जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को पारित किया। 6 साल तक आप झाल बजा रहे थे क्या? आज सरकार के विपक्ष में बोल रहे हैं। See, the thing is that this bill has not even gone for review to the parliamentary okay, right. Sanjana and Atul, your time ends here. Okay, right. Thank you. Atul, are you ready for the concluding speech? Yes, भैया, I am ready with the concluding speech. Please go ahead. सदन को मेरा प्रणाम। हमारी सरकार न ही ब्रह्मा विष्णु महेश की सरकार है जो 1977 की काली रातों में इमरजेंसी ले आई थी। हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार राज्यसभा में और लोकसभा में कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं हो रही है। हमने भारत जैसे विशाल देश में जीएसटी का रिफॉर्म लाया और आज तक हमने 100 से ज्यादा उसमें अमेंडमेंट किए, रिफॉर्म्स किए हैं। तो कोई ये कह रहा है कि एक बार कानून आ गया और सरकार इसके बाद कुछ नहीं करेगी, तो ये तर्क बहुत गलत है। और मैं अपने तमाम सदन के साथियों से कहना चाहूंगा कि कानून बहुत अच्छा है, कि कानून से देश को बहुत फायदा होगा और आप इसके अगर आपको चर्चाएं करनी है तो तकनीक पे करिए, जो दिक्कत है करे। ये गलतफहमी फैलाना, ये देश को गुमराह करना, उसके पीछे ना जाए। और मैं एक कोट मनुस्क्रिप्ट का कोट करना चाहूंगी कि धर्मो रक्षति रक्षता। आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। उसी तरह आपको किसान की रक्षा करना है, किसान आपकी रक्षा करेगा। और ये कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, कि तमाम हमारे भाई बहनों की जिम्मेदारी है। आपके बगल में कोई किसान है तो आप भी उसकी जाके रक्षा करें। 50% आबादी है किसान, इस सरकार अकेले नहीं कर सकते मित्रों। ये हमारी सोच को भी बदलना पड़ेगा कि हम भी जाके किसान की मदद करें। धन्यवाद। Thank you, Atul. Sanjana, are you ready? Yeah. Please go ahead. So basically, I would just like to, I wonder, like they're talking about farmers, but what do you do of the farmers who are committing suicides right now? These laws are nowhere saving them, right? And apart from that, I think basically the lack of awareness that we see, the misinformation that we see, the bills not passing through the parliamentary committees, we see not taking stakeholders into account. We see these are something that actually paint the false narrative, even if the media is showcasing something else, even if that is not the government's intention, but this is not being portrayed somehow, positive as the government kind of talks about it, right? So what I have to say, like how I would like to say is that this poverty, this illiteracy kind of, breeds such a situation, and we need to kind of work for that. And we need to basically, why I said it undemocratic, because these are not being passed through parliamentary committees, and these should go for review to the parliamentary committees. Thank you. Thank you.